माँ पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अब उम्र ही कितनी बची है। विक्रम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन जिस तरह से वो अपने बाप से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो ही अपने बाप का बाप है। सारी इज्जत, सारा सम्मान वो भूल गया था। उसको कोई रिश्ता याद नहीं था, याद था तो बस पैसा। विक्रम अपने पापा से गुस्से में कह रहा था, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बाप क्या अपने बेटे के ऊपर केस करता है? एक बाप अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्चा चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूंगा? पापा आपने ये सही नहीं किया है। ये गांव समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर और आप पर थू थू करेंगे। विक्रम अपने पापा पर चिल्लाए जा रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था। रविकांत जी पहले तो काफ़ी देर चुप रहे, उसके बाद अपने बेटे से कहा, सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो करेंगे, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। कि ये कैसा बेटा है कि अपने माँ बाप का नहीं हुआ? एक बाप को अपने बेटे के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करना पड़ा। सुनो बेटा, एक बाप तो शायद तुम्हें माफ़ भी कर दे, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ, और एक पति अपनी अर्धांगिनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ बाप ने अपने पूरे जीवन काल की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दिया है, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही स्कूल में शिक्षक थी, लेकिन तुम जब पैदा हुए उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। अगर नौकरी करूंगी तो मेरे बेटे को कौन देखेगा? उसने अपनी नौकरी को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि तुमको प्रमुखता दी। वह बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए उसने अपनी नौकरी तक ठुकरा दी, लेकिन आज जब तुम्हारी माँ को ट्यूमर हो गया है और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। जो दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है। माँ की उम्र ही कितनी बची है? माँ के लिए इतने पैसे रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है। ये कहते कहते रविकांत जी के आंखों से आंसू निकल आए। तभी उनका वकील आया और बोला, रविकांत जी जल्दी चलिए, जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं। दो लोगों के बाद इनका तीसरा नंबर था। कुर्सी पर बैठे बैठे रविकांत जी अपने अतीत के पन्नों पलटने लगे। रविकांत जी को आज भी वह दिन याद है जब शादी के बहुत साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाया था। उन्होंने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह माथा टेका। देश के सभी बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया। बहुत इंतज़ार करने के बाद उनके बेटे विक्रम का जन्म हुआ। विक्रम के पैदा होने के बाद कविता जी ने फैसला कर लिया था कि वह अब दोबारा से नौकरी नहीं करेगी। अगर नौकरी की तो बेटे पर ध्यान नहीं दे पाएगी, और नौकरों के हाथों में बच्चा देना उनको सही नहीं लगा। उन्होंने अपने बेटे को प्रमुखता दी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद कविता जी का गोद भरी थी। विक्रम बड़ा होकर बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। विक्रम को उसी कंपनी में एक लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय किया, जबकि कविता जी ने बहुत पहले से ही अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रखी थी और उनका मन था कि अपने बेटे की बहू उसी लड़की को बनाए। लेकिन जब बेटे ने ऑलरेडी एक लड़की को पसंद कर लिया था, तो अब उस लड़की से बात करना बेमानी थी। कविता और रविकांत जी आधुनिक ख्याल के लोग थे। उनको लगा कि अगर बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो उसी से शादी कर ले, और उन्होंने खुशी खुशी, अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। शादी से पहले विक्रम रोजाना अपने माँ पापा के पास फ़ोन करता, या धीरे धीरे उसके फ़ोन आने बहुत कम हो गए। अब कभी हफ्ते 2 हफ्ते में फ़ोन आने लगे। अब
तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ज़्यादातर बार फ़ोन विक्रम के माँ बाप को ही करना पड़ता था कि बेटा बहू सही से है या नहीं, क्योंकि बेटा तो खुद में ही बिजी था, लेकिन माँ बाप के लिए सब कुछ उनका बेटा ही था। रविकांत जी एक गवर्नमेंट स्कूल में थे। जब रिटायर हुए तो बेटे बहू ने आकर कहा, पापा जी हम लोग अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसमें अगर आपकी मदद हो जाती तो हमें बहुत कम ईएमआई देना पड़ेगा। रविकांत जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे को हाँ कर दी। उन्होंने बोला, हाँ बेटा, मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे ले जाओ, आखिर ये सब तुम्हारा ही तो है। उन्होंने सब कुछ बेटे बहू के हाथ में रख दिया। उनको लगा उनके और उसकी पत्नी के लिए बेटा ही तो है, ही बैंक में पैसे रखने से अच्छा है बेटे के काम आ जाए। कुछ महीनों बाद से कविता जी बीमार रहने लगी। जब जांच कराया गया तो पता चला कि उनको ट्यूमर है और उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना होगा और वहाँ का खर्चा अच्छा खासा आएगा। लेकिन अब रविकांत जी के पास इतने रुपए कहाँ से आए? जो भी रिटायरमेंट के पैसे थे उन्होंने तो बेटे को घर खरीदने के लिए दे दिया था और जो पेंशन आती है वो हर महीने खर्चे में निकल जाता था, क्योंकि बेटा तो माँ बाप को महीने का खर्चा भी नहीं देता था। फिर हिम्मत कर उन्होंने बेटे से इसके लिए बात करी तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से। वह बोला, पापा जी हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो भी हमारे पास पैसे हैं वह हमने घर में लगा दिए, और वैसे भी अब मम्मी की उम्र ही कितनी है, मम्मी के इलाज में इतना पैसा खर्च करना मुझे सही नहीं लगता। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर रविकांत जी को ठक्का मार गया। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। वह मन में सोच रहे थे कि कविता को जब ये पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, आज वह बेटा उसी के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी देना नहीं चाहता। रविकांत जी बैंक से लोन लेने गए, लेकिन लोन नहीं मिल पाया किसी कारणवश। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा घर बेच दो, जिंदगी रही तो घर दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती है। बेटे और बहू ने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। अब रविकांत जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस दर्ज करवाया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दिए हैं, वह पैसे उन्हें वापस चाहिए, वह भी ब्याज सहित। तभी एडवोकेट ने रविकांत जी के पीठ पर हाथ रखकर बोला, आपका नंबर आ गया है। जज साहब ने रविकांत जी और उनके बेटे का मुकदमा सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा आया है जिस पर एक बाप ने एक बेटे के खिलाफ इसीलिए मुकदमा दायर किया है कि बेटे को पढ़ाने लिखाने के बाद वह अपने माँ बाप के काम नहीं आया। और बता दे कि आज का ये फैसला जेंटलमैन होने वाला है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी। जब बेटा छोटा होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, जो भी हमारी हैसियत होती है उस अनुसार उसकी पालन पोषण करते हैं। इसीलिए बेटों के भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माँ बाप का पालन पोषण करे। ऐसे में बेटे को शर्म आनी चाहिए जो वक्त आने पर माँ बाप का साथ ना दे। बेटे के नाम पर कलंक है। विक्रम सब सुनकर पानी पानी हो गया। जज साहब ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। फिर जज साहब ने फैसला सुनाया कि 1 महीने के अंदर विक्रम 20 लाख रुपए मूलधन के और 3 लाख ब्याज के, यानी कि 23 लाख रुपए अपने पिताजी को चुकाएगा। अगर वह 1 महीने के अंदर नहीं चुकाता है तो कोर्ट आदेश देती है कि वह घर नीलाम कर दिया जाए और उस पैसे से रविकांत जी की पत्नी का इलाज करवाया जाए और बाकी का बचा पैसा उनके आगे के खर्चे के लिए बैंक में जमा कर दिया जाएगा, ताकि उनको
कोई परेशानी ना हो। जज साहब के इस फैसले को सुनकर विक्रम चुपचाप देखता रह गया। विक्रम के वकील ने कहा, अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, एक बेटा कभी भी अपने बाप से नहीं जीत सकता। अगर वह जीत भी जाए तो जीत जीत नहीं, हार ही कहलाएगा। मैं कल ही घर बेचकर मम्मी के इलाज करवाऊंगा। कविता जी का उस पैसे से इलाज हुआ और थोड़े दिनों में ठीक होकर आ गई। उनको अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था कि उनका बेटा उनकी इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया। मेरा बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता है। वो अपने बेटे को यही आशीर्वाद दे रही थी, भगवान सबको विक्रम जैसा ही बेटा दे। रविकांत जी वहीं खड़े मन ही मन सोच रहे थे कि अगर जिस दिन कविता को अपने बेटे की कुकृत्य का पता चलेगा, उस दिन कहेगी कि ऐसा बेटा किसी को ना दे। लेकिन मैं कविता को दोबारा से मारना नहीं चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से वह जिंदा होकर आई है। अब मुझ में उनको दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। विक्रम अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसे डर था कि कहीं पिता ने उसकी माँ को सारी बात बता ना दे। विक्रम अपने पापा के पैरों में गिरकर बोला, पापा, ये बात आप मम्मी को मत बताना, नहीं तो एक माँ का दिल एक बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। रविकांत जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रहकर भी ये जता दिया कि जाओ बेटा, मैं कविता से कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद से विक्रम अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखने लगा। अब वो सही ढंग से अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। उसने जो गलती की थी उसका उसको बहुत पछतावा था, लेकिन रविकांत जी ने अब उसे दिल से माफ़ कर दिया था और अपने बेटे बहू की हर तरह से हेल्प करते थे। विक्रम हर दिन अपने पापा को थैंक्स कहता। रविकांत जी हंसकर उसको आशीर्वाद देते। माँ भी खुश थी कि उनके बीमारी की वजह से बेटा इतना बदल गया। उसको माँ बाप की महत्व का अंदाज़ा हो गया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।